हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अ हिस्ट्री ऑप्शन आंसर राइटिंग सीरीज, जिसमें हम हिस्ट्री ऑप्शनल के जो टॉपिक्स होते हैं उनके जो पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा क्वेश्चन है, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेड बोथ कंटिन्यूटी विद द मौर्यन सिस्टम एंड इंपॉर्टेंट डिपार्चर फ्रॉम इट, डिस्कस। इसमें एग्जामिनर सिर्फ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्लेन नहीं करने को बोल रहा है, वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में मौर्य सिस्टम से क्या कंटिन्यू हुआ और क्या नया आया। इसलिए आंसर में दोनों डायमेंशंस लिखने बड़ी ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन में वी हैव रिटन, Gupta administration retained the imperial monarchical framework of earlier states but increasingly accommodated local elites, land grants, and decentralized institutions. इसका मतलब क्या है? गुप्ताज ने एडमिनिस्ट्रेशन जीरो से क्रिएट नहीं किया। किंग सेंटर्ड एम्पायर, ऑफिशियल्स, प्रोविंसेस, टैक्सेस जैसे एलिमेंट्स पहले भी थे, लेकिन गुप्ता पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा लोकलाइज्ड हुआ। लैंड ग्रांट्स के थ्रू कुछ फिजिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स बेनिफिशरीज को मिले और लोकल बॉडीज का इंपॉर्टेंस जो है इस टाइम दिखता है। इसलिए गुप्ता सिस्टम को मौर्य कॉपी भी नहीं कहना है और कंप्लीटली न्यू सिस्टम भी नहीं कहना है। ठीक है, इसमें जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं, फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट मनाकी, कि इंपीरियल किंगशिप जो है वो कंटिन्यू हो रही थी इस टाइम पे भी। महाराजा धीराज, परम भट्टरका, परमेश्वर जैसे टाइटल्स लिए जाते थे। मौर्यंस की तरह गुप्ता में भी किंग जो है वो सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी था। गुप्ता रूलर्स ने महाराजा धीराज जैसे ग्रैंड टाइटल्स लिए और ये जो है कंटिन्यूटी को शो करता है। नेक्स्ट है सेंट्रल ऑफिशियल्स। ब्यूरोक्रेसी जो है अभी भी रिटेन होती हुई दिखती है। महादंड नायका, कुमारमात्य जैसे ऑफिशियल्स देखने को मिलते हैं। किंग अकेला एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकता था। सीनियर ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और जुडिशियल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते थे। लेकिन मॉडर्न पीरियड की तरह गुप्ता ब्यूरोक्रेसी का पेनिट्रेशन हर विलेज तक इक्वली स्ट्रांग नहीं था। ये कंटिन्यूटी और डिफरेंस दोनों चीज़ों को शो करता है। थर्ड इज प्रोविंसेस। टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी कंटिन्यू हुआ। भुक्ति का डिवीजन देखने को मिलता है। प्रोविंसेस को भुक्ति बोलते हैं। लार्ज एम्पायर को मैनेजेबल बनाने के लिए गुप्ता टेरिटरी को प्रोविंस में डिवाइड किया जाता था। भुक्ति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल यूनिट था। ये टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की कंटिन्यूटी को दिखाता है। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। डिस्ट्रिक्ट्स यानी विषयस, डिस्ट्रिक्ट को विषयस बोलते थे। यहाँ विषयपति जो है वो ऑफिसर होता था और प्रोविंसेस के नीचे विषय जो है यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनिट्स हमको मिलती है। इससे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का टेरिटोरियल कैरेक्टर जो है हमको समझ आता है। फिफ्थ इज रेवेन्यू। एग्रेरियन टैक्सेशन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। जैसे मौर्य एम्पायर में एग्रेरियन सरप्लस जो है वो बेस था इकोनॉमी का, यहाँ पे भी सेम चीज़ देखने को मिलती है। स्टेट की इनकम का मेजर बेस एग्रीकल्चर ही रहा और कल्टिवेटर से डिफरेंट फॉर्म्स में टैक्सेस ड्यूज लिए जाते थे। ये जो है कंटिन्यूटी को शो करता है। लैंड ग्रांट्स जो है वो नया एलिमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है ना। यहाँ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का मेजर डिपार्चर आता है कि लैंड ग्रांट्स के थ्रू बेनिफिशरीज को सिर्फ लैंड ही नहीं, कई केसेस में रेवेन्यू रिलेटेड प्रिविलेजेस भी मिल सकते थे, है ना। ये भी हमको देखने को मिलता है। लोकल बॉडीज का इंस्टीट्यूशनल रोल जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है इस टाइम पे। गिल्ड्स और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स का एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में रोल विजिबल होता है और ये मॉडर्न हाईली सेंट्रलाइज्ड मॉडल के कंपैरिजन में ग्रेटर लोकल पार्टिसिपेशन सजेस्ट करता है। एट्थ पॉइंट इज मिलिट्री कंट्रोल। लेस सेंट्रलाइज्ड अपरेटस देखने को मिलता है। मॉडर्न स्टेट की स्टैंडिंग ब्यूरोक्रेटिक या मिलिट्री मशीनरी के कंपैरिजन में गुप्ता पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में रीजनल रूलर्स या सबऑर्डिनेट पावर्स का रोल जो है इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त की पॉलिसी इटसेल्फ दिखाती है कि हर कॉन्कर्ड टेरिटरी को डायरेक्टली एनेक्स करना नेसेसरी नहीं था। नाइन्थ पॉइंट इज ऑफिशियल्स। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन जो है वो इंक्रीजिंगली फैमिलीज के कंट्रोल में आने लगी इस टाइम पे, है ना। तो इस ब्यूरोक्रेसी का कैरेक्टर, इससे जो ब्यूरोक्रेसी का कैरेक्टर है वो प्योरली सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं रहा। ठीक है। टेंथ इज स्टेट स्ट्रक्चर। जो सेंट्रलाइजेशन है वो वीकन होता हुआ दिखता है। ओवरऑल गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में सेंटर पावरफुल था, लेकिन लोकल एलिट्स जो है, ग्रांट्स और रीजनल अथॉरिटीज के रोल जो है वो इस टाइम बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने 10 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। कंक्लूजन में व्हाट वी कैन राइट, thus Gupta administration was a transitional synthesis. Modern tradition survived, but growing fiscal and administrative concessions to regional actors prepared the ground for early medieval decentralization. है ना। इसका मतलब गुप्ता सिस्टम को ब्रिज की तरह देखो कि मॉडर्न पीरियड और अर्ली मेडिवल के बीच में गुप्ता जो है वो ब्रिज की तरह काम करते हैं और मॉडर्न ट्रेडिशन कंप्लीटली डिसअपेयर नहीं हुई थी, लेकिन गुप्ता पीरियड में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इंक्रीजिंगली डेलीगेटेड या लोकलाइज्ड होती हुई हमको देखने को मिलती है। ठीक है, ये हमने लिख दिया आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एग्जामिन द नेचर ऑफ गुप्ता मोनार्की। गुप्ता मोनार्की का नेचर किस तरीके का था वो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है ना। यहाँ क्वेश्चन है कि गुप्ता मोनार्की एग्जैक्टली कैसी थी, है ना। तो इसको हेरिडेटरी, इंपीरियलिज्म, रिलीजियस लेजिटिमेसी, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, लिमिटेशन सबसे कनेक्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में व्हाट वी हैव रिटन, Gupta monarchy was a hereditary sacral expansionist kingship, but its actual authority varied across the empire.
है ना? तो इसका मतलब क्या है कि गुप्ता किंग हेरिडिटरी रूलर था, उसकी लेजिटिमेसी को रिलिजन, कॉन्क्वेस्ट और रॉयल टाइटल से स्ट्रेंथन किया गया। बट इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन है कि पावरफुल किंग जो है वो हर जगह पे अपना इक्वल कंट्रोल मेंटेन नहीं करता था। एम्पायर का कोर और पेरिफेरल जो एरियाज थे, उनमें कंट्रोल डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। फर्स्ट पॉइंट हेरिडेटरी। हेरिडेटरी डायनेस्टिक सक्सेशन देखने को मिलता है। गुप्ता मोनार्की बेसिकली जो है डायनेस्टिक थी। है ना? सेकंड इज़ इम्पीरियल, इम्पीरियल यूनिवर्सल सोवरेनिटी क्लेम्ड। महाराजाधिराज, परम भट्टरका जैसे जो टाइटल्स हैं, जैसे टाइटल्स किंग के इम्पीरियल एस्पिरेशन शो करते हैं। किंग सिर्फ लोकल रूलर नहीं था, सुप्रीम सोवरेन के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है। थर्ड पॉइंट इज सेक्रल, सेक्रल मतलब डिवाइन लेजिटिमेसी, रिलीजन से एसोसिएटेड होता है। गुप्ता किंग ने ब्राह्मणिकल रिचुअल और रिलीजियस सिंबल्स यूज किए। अश्वमेध यज्ञ, जैसे समुद्रगुप्त ने जो है अश्वमेध यज्ञ किया, है ना? कुमार गुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। तो ये पॉलिटिकल पावर को रिलीजियस लेजिटिमेसी जो है देने का एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। फोर्थ इज मिलिट्री, किंग जो है उसको कॉन्क्वरर की तरह दिखाया गया। यहाँ पे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति एक इम्पॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ इज पेटर्नलिज्म, वेलफेयर आइडियल जो प्रोजेक्ट है वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। किंग को प्रजा का प्रोटेक्टर जो है प्रोजेक्ट किया जाता है ना? यहाँ पे जैसे सुदर्शन लेक, बहुत सारे वेलफेयर वर्क्स भी कराए गए, सुदर्शन लेक का रिपेयर कराया गया, काफ़ी इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह भी दी गई, है ना? तो ये सब देखने को मिलता है। सिक्स्थ इज ब्राह्मणिकल रिचुअल लेजिटिमेसी दैट ऑल्सो स्ट्रेंथेंड। अश्वमेध जैसे रिचुअल्स रॉयल सोवरेनिटी को रीइंफोर्स करती है ना? सेवेंथ इज पर्सनल रूल। अब यहाँ पे किंग सेंटर्ड अथॉरिटी देखने को मिलती है। इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स में किंग की पर्सनालिटी जो है वो रिपीटेडली फोरग्राउंड है। जैसे समुद्रगुप्त के टाइम पे एक्सपेंशन काफी देखने को मिलता है ना? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे वेस्टर्न कंसोलिडेशन काफी देखने को मिलता है ना? वहीं कुमारगुप्त के टाइम पे हमको स्टेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है, कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे किंग सेंटर्ड अथॉरिटी के हिसाब से भी जो है रूल होता था, ये भी देखने को मिलता है। डेलीगेशन ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। डेलीगेशन मतलब ऑफिशियल्स जो हैं वो अथॉरिटी एक्सरसाइज करते थे। किंग सुप्रीम था बट एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स के थ्रू होता था। जैसे कुमारमात्याज हो गए, उपारिकाज हो गए, विशापतिज हो गए, है ना? नाइन्थ इज रीजनलिज्म, लोकल ऑटोनॉमी जो है इंक्रीज होती हुई दिखती है। एम्पायर के पेरिफेरल एरियाज में डायरेक्ट कंट्रोल के बजाय सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी यूज हुए, ये भी हमको देखने को मिलता है ना? 10th इज लिमिटेड सेंट्रलाइजेशन, अनइवन इंपीरियल कंट्रोल देखने को मिलता है। साउथ में अलग तरीके से गवर्न किया जा रहा है, लेकिन में अलग तरीके से गवर्न किया जा रहा है। नॉर्थ में अलग तरीके से गवर्न किया जा रहा है और पेरिफेरल जो किंगडम्स हैं उनको अलग तरीके से डील किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। कंक्लूजन में व्हाट वी कैन राइट कि गुप्ता monarchy was powerful but not uniformly omnipotent. Its effectiveness rested increasingly on combining royal authority with negotiated relationships with local and regional powers. यानी गुप्ता किंग वीक भी नहीं था और एब्सोल्यूट रूलर भी नहीं था। बेस्ट कैरेक्टराइजेशन इस तरीके से कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंपीरियल मोनार्की थी विद अ डिफरेंशिएटेड टेरिटोरियल कंट्रोल। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ गुप्ता एम्पायर फ्रॉम सेंट्रल टू लोकल लेवल्स। ठीक है, इसको हमको डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन में व्हाट वी हैव रिटन, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेटेड थ्रू हायरार्किकल टेरिटोरियल स्ट्रक्चर but increasing local participation distinguished it from highly centralized imperial models, है ना? तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन एक हायरार्किकल टेरिटोरियल सिस्टम था जिसमें एम्परर टॉप पर था और लोकल यूनिट्स बॉटम पर, है ना? बट लोअर लेवल्स पर लोकल पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको हायरार्की से समझेंगे। सबसे पहले किंग होता था, उसकी सुप्रीम अथॉरिटी होती थी, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि परम भट्टरका, महाराजाधिराज जैसे टाइटल्स लिए इन्होंने। फिर सेंट्रल ऑफिशियल्स की बात करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो है किंग को असिस्ट करते हैं। कुमारमात्याज के बारे में लिख सकते हो, मंत्री परिषद के बारे में लिख सकते हो। फिर उसके बाद में जो प्रोविंसेस आते हैं उनको भुक्तीस बोलते हैं, प्रोविंसेस को भुक्तीस बोलते हैं, जिनको उपारिका गवर्न करते हैं, उपारिका को जो है किंग अपॉइंट करते थे। ठीक है, ये लार्ज टेरिटोरियल यूनिट्स होती थी। भुक्तीस के नीचे डिस्ट्रिक्ट्स आते थे जिनको विषयास बोलते थे, विषयपति इनके जो हेड होते थे उनको उपारिका जो है अपॉइंट करते थे और समटाइम्स किंग भी अपॉइंट करते थे। ठीक है, भुक्ति के नीचे जो है हमको विथि देखने को मिलता है। अब इसको ना पिरामिड से या डायग्राम से समझाओगे तो इस क्वेश्चन का बेटर आंसर जो है बन सकता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेंगी, वैसे ही समझ आ जाएगी। फिर विति देखने को मिलता है, इंटरमीडिएट यूनिट होती है। विति एक स्मॉलर टेरिटोरियल डिवीजन थी
एडमिनिस्ट्रेशन को फर्दर ब्रेक डाउन करने का मैकेनिज्म हम इसको देख सकते हैं। फिर आते हैं हमारे ग्राम यानी कि विलेजेस, है ना? विलेजेस बेसिक रूरल यूनिट थे और लोकल लेवल पर विलेज ऑफिशियल्स या कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस का रोल हमको देखने को मिलता है। इवन अर्बन बॉडीज देखने को मिलती हैं जहाँ पे म्युनिसिपल पार्टिसिपेशन है। सिटीज में गिल्ड्स और लोकल रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो टेरिटोरियल स्ट्रक्चर का मेजर प्रैक्टिकल पर्पस था वो रेवेन्यू और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेशन, है ना? तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। लोकल ऑफिशियल्स देखने को मिलते हैं इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए और लोकल पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलता है जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन जो टेंडेंसी है वो हाईलाइट होके आती है। इसको अगर कंक्लूड करेंगे तो आंसर में क्या लिखेंगे कि द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव पिरामिड कंबाइंड इंपीरियल अथॉरिटी एट द अपेक्स विद प्रोग्रेसिवली ग्रेटर लोकल पार्टिसिपेशन बिलो, क्रिएटिंग एन अडेप्टेबल बट इंक्रीजिंगली डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है? तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में एम्परर के नीचे भुक्ति, भुक्ति के नीचे विषय, विषय के नीचे विधि, विधि के नीचे ग्राम। लेकिन ये पिरामिड कंप्लीटली टॉप डाउन नहीं था, लोअर लेवल्स पे भी लोकल एक्टर्स हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है? यहाँ पे डायग्राम बनाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर गुप्तास, है ना? प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के रोल को बताने। तो वी हैव रिटन कि प्रोविंशियल एंड लोकल इंस्टीट्यूशन ट्रांसलेटेड इंपीरियल अथॉरिटी इनटू एवरीडे गवर्नेंस व्हाइल इंक्रीजिंगली providing space for regional officials and local corporate bodies. इंपीरियल पॉलिसी तभी इफेक्टिव होती है जब लोकल लेवल पर इम्प्लीमेंट हो। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोविंसेस और डिस्ट्रिक्ट्स ने सेंटर और सोसाइटी के बीच में लिंक का काम किया। तो ये भुक्ति, विषया, विधि, है ना? ग्राम, ये तो आप समझते हैं। लोकल कमिटीज़ जो कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती थी, ये भी आप समझते हैं। ठीक है? गिल्ड्स के बारे में भी हमने देखा, है ना? गिल्ड्स के बारे में भी देखा हमने, ये भी आप समझते हैं। रेवेन्यू अच्छा, जुडिशरी का आता है कि लोकल डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए होता था। रीजनल ऑफिशियल्स देखने को मिलते हैं। तो आई बिलीव ये कर ही लिया हमने, इसमें कुछ खास नया पॉइंट नहीं है जो हमको अलग से समझना है। ठीक है? आगे आते हैं, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम इन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी मोर और लेस हमारा सेम सेम सा ही दिखता है ना? ये जो अगर इनका रोल देखें तो हायरार्किकल होता था, रेवेन्यू बेस्ड होता था, जस्टिस जो है लोकल डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करता था और रिप्रेजेंटेशन भी हमको देखने को मिलता था। उसके साथ-साथ में जो सेंटर है उसके साथ में इंटीग्रेशन और डिसेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी भी, तो कुछ खास इसमें भी नया नहीं है ना? खास इसमें भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ पारिका, विषयपति एंड अदर ऑफिशियल्स इन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है? तो यहाँ पे जो है हमने इंट्रोडक्शन में लिखा है, गुप्ता ऑफिशियल्स फॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थ्रू व्हिच इंपीरियल डायरेक्टिव्स वर इम्प्लीमेंटेड एट अ प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट एंड स्पेशलाइज्ड लेवल। ठीक है? गुप्ता ऑफिशियल्स जो हैं वो इंपीरियल अथॉरिटी को प्रोविंस और लोकल लेवल तक कैरी करते थे। फर्स्ट उपारिका देखने को मिलते हैं जो कि भुक्ति के हेड होते हैं, ऑफिशियल होते हैं। भुक्ति के एडमिनिस्ट्रेशन से एसोसिएटेड होते हैं उपारिका, इनको किंग अपॉइंट करते हैं। फिर उसके बाद में नीचे आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट्स जिनको क्या बोलते हैं? जिनको विषय बोलते हैं। यहाँ के जो ऑफिशियल होते हैं उनको विषयपति बोलते हैं। विषयपति को उपारिका जो है अपॉइंट करते हैं और समटाइम्स किंग भी अपॉइंट करते थे। ये जो है डिस्ट्रिक्ट का काम देखते हैं। कुमारमत्यास जो हैं वो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी के ऑफिशियल्स देखने को मिलते हैं, है ना? सेंट्रल या हाई लेवल गवर्नेंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महादंडनायका जो हैं, महादंडनायका मिलिट्री जुडिशियल अथॉरिटी होते हैं। हाई रैंकिंग ऑफिस एसोसिएटेड विद मिलिट्री या जुडिशियल अथॉरिटी इज़ महादंडनायका। संधि विग्रह विग्रहका देखने को मिलते हैं जो फॉरेन अफेयर्स या डिप्लोमैटिक मैटर्स से एसोसिएटेड ऑफिशियल्स होते हैं, है ना? संधि यानी ट्रीट और विग्रह यानी वॉर। तो अब ट्रीट एंड वॉर, ट्रीटी एंड वॉर जो है इसके ऑफिशियल्स यानी कि डिप्लोमैटिक ऑफिशियल्स। दंड पाशिका देखने को मिलते हैं। दंड पाशिका ये पुलिसिंग या लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करते थे दंड पाशिका। अभी तक क्या देखा हमने? उपारिका देखा, विषयपति हमने देखा, हमने महादंड नायिका देखा, हमने संधि विग्रह का देखा हमने, है ना? हमने जो है कुमारमात्यास भी देखे। दंड पाशिका जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पुलिसिंग के लिए काम करते हैं। आयुक्त का जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन से एसोसिएटेड हमको ऑफिशियल्स देखने को मिलते हैं। ग्रामिका विलेज लेवल ऑफिशियल होते हैं और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी ऑफिशियल्स थे, है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले ऑफिशियल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और भी देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑफिशियल्स, है ना? जो कि हम जब हिस्ट्री ऑप्शनल का लेक्चर कर रहे थे तो हमने पूरा वो लिस्ट देखा था, तो आप उनमें से भी लिख सकते हैं। ठीक है? एटलीस्ट 10 लिख दीजिए, दैट वुड बी मोर देन इनफ, है ना? अगर आप डायग्राम बना के लिख रहे हैं तो और ज़्यादा लिख दीजिए, ज़्यादा बना के लिख सकते हैं। ठीक है? डेलीगेटेड गवर्नेंस यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। मतलब ऑफिशियल्स का नेटवर्क डेमोंस्ट्रेट करता है कि गुप्ता एम्पायर की अथॉरिटी ब्यूरोक्रेटिक डेलीगेशन के थ्रू ऑपरेट करती थी। कंक्लूजन में व्हाट वी हैव रिटन
कि Gupta officials ensured administrative continuity, but the growing importance of regional and local offices also indicates a gradual shift from purely central control towards delegated governance. ठीक है, तो गुप्ता ब्यूरोक्रेसी एक मल्टी लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क थी। इसकी एफिशिएंसी सेंट्रल ऑफिशियल के साथ प्रोविंशियल और लोकल फंक्शनरीज की इंटरैक्शन पर डिपेंड करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ गिल्ड्स एंड लोकल बॉडीज इन अ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। है ना, यहाँ पे गिल्ड्स और लोकल बॉडीज के बारे में डिस्कस करना है। गुप्ता गवर्नेंस इनकॉर्पोरेटेड corporate groups and local institutions, especially in urban and district administration, reducing the needs for direct bureaucratic intervention everywhere. है ना, तो गुप्ता स्टेट ने हर लोकल फंक्शन डायरेक्टली ब्यूरोक्रेट से परफॉर्म नहीं करवाया। कॉर्पोरेट ग्रुप्स और लोकल बॉडीज ने अर्बन या लोकल गवर्नेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। गिल्ड्स जो है वो कॉर्पोरेट बॉडीज होती थी, श्रेणीज ऑक्यूपेशनल ग्रुप होते थे, इकोनॉमिक रेगुलेशन करते थे, ये बैंकिंग के फंक्शंस करते थे। गिल्ड्स जो है वो डिपॉजिट्स एंडाउमेंट मैनेज कर सकते थे, क्राफ्ट ट्रेड एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करते थे। और जो लोकल बॉडीज हैं वो अब एडमिनिस्ट्रेशन में अपना जो है पार्टिसिपेशन दिखाती थी। रिप्रेजेंटेशन होता है लोकल बॉडीज के थ्रू, है ना। यहाँ पे लोकल बॉडीज या फिर गिल्ड्स के थ्रू जो है अर्बन एलिट्स या जो लोकल लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, पब्लिक वर्क्स कराए जाते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स पब्लिक या रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होते हैं, रिलीजियस एंडाउनमेंट्स देखने को मिलती है काफ़ी जगह पे। इन लोकल बॉडीज और गिल्ड्स ने जो है, हमने देखा कि चैरिटी वगैरह भी, पेट्रनेज वगैरह भी, पेट्रनाइजेशन ये सब भी देखने को मिलता है। गवर्नेंस होती है, एक कस्टमरी अथॉरिटी देखने को मिलती है, ऑक्यूपेशनल या कम्युनिटी नॉर्म्स जो हैं वो मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल देखता है। और डिसेंट्रलाइजेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि गिल्ड्स एंड लोकल बॉडीज रिवील दैट गुप्ता गवर्नमेंट वाज नॉट अ प्योरली ब्यूरोक्रेटिक, इट्स इंक्रीजिंगली रिलाइड ऑन कॉर्पोरेट रेगुलेशन एंड लोकल पार्टिसिपेशन फॉर शैडोइंग डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। ठीक है, तो गिल्ड्स और लोकल बॉडीज ने गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को पार्टिसिपेटरी कॉर्पोरेट डायमेंशन दिया, लेकिन उन्हें मॉडर्न डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नमेंट के इक्वलेंट नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुप्ता स्टेट वाज लेस सेंट्रलाइज्ड देन मॉडर्न स्टेट। तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना, ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये दिस वी विल स्किप फॉर नाउ। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंड ग्रांट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द चेंज इन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। लैंड ग्रांट्स के बारे में जो है हमको डिस्कस करना है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे चेंजेस हमको लैंड ग्रांट्स की वजह से देखने को मिलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में वी हैव रिटन land grants became a crucial institution mechanism through which the states transferred revenue and sometimes administrative privileges, reshaping a state a society relationship. ठीक है, तो लैंड ग्रांट्स में ट्रांसफर ऑफ लैंड इन्वॉल्व था। सर्टेन केसेस में फिजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस भी दिए जाते थे, यानी स्टेट ने कुछ राइट्स को डायरेक्टली एक्सरसाइज करने की बजाय बेनिफिशरीज को डेलीगेट करना ज़्यादा सही समझा। ठीक है, तो फर्स्ट हमको फिजिकल ट्रांसफर्स देखने को मिलते हैं, रेवेन्यू राइट ट्रांसफर कर दिए जाते थे। ब्रह्मदया जैसे ब्राह्मणास को जो लैंड ग्रांट्स होते थे ब्रह्मदया बोला जाता है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दिए जाते थे, कुछ ग्रांट्स में लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल प्रिविलेजेस भी एसोसिएटेड देखने को मिलते हैं, है ना। इंटरमीडियरीज का क्या हमने पॉइंट लिखा है कि नए पावर होल्डर्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ग्रांटी जो लोकल पावर होल्डर हैं अब बन जाते हैं, है ना। सेंट्रलाइजेशन इस तरीके से कम होता है, रिड्यूस होता है सेंट्रलाइजेशन। एग्रेरियन एक्सपेंशन जो है वो नए लैंड जो है वो कल्टीवेशन के अंदर आएंगे, तो एग्रेरियन एक्सपेंशन देखने को मिलता है हमको। ब्राह्मणाइजेशन ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि ब्राह्मणास को काफ़ी लैंड ग्रांट्स देखने को देने को मिले, तो उनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई। ब्राह्मणा सेटलमेंट्स के थ्रू कल्चरल इंटीग्रेशन भी देखने को मिलता है। लोकलाइजेशन बढ़ता है इससे, है ना, लोकल पावर जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। फ्यूडल डिबेट भी है। आर एस शर्मा जैसे हिस्टोरियंस ने लैंड ग्रांट्स को इंडियन फ्यूडलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में जो है इंटरप्रेट किया है। और अर्ली मेडिवल पीरियड का ट्रांजिशन इस टाइम पे हमको लैंड ग्रांट्स के थ्रू देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसके आंसर को लिख सकते हैं। कंक्लूजन में व्हाट वी हैव रिटन कि लैंड ग्रांट्स रिवील अ क्रूशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, state authority increasingly operated through delegated fiscal and local powers, helping explain the transition towards early medieval political structure. तो लैंड ग्रांट्स को गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में टर्निंग मैकेनिज्म की तरह समझो। स्टेट राइट्स जो हैं वो ग्रांटीज को दिए गए, लोकल अथॉरिटी डेवलप हुई, और ये अर्ली मेडिवल डिसेंट्रलाइजेशन को अंडरस्टैंड करने में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ठीक है, आगे आते हैं और बात करते हैं, डिड गुप्ता पीरियड विटनेस बिगनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन? ऑफ कोर्स यस।
तो इसमें जो है ऑलरेडी हमने जो पॉइंट्स लिखे थे वही लिख सकते हैं, लेकिन एक बारी डिस्कस कर ही लेते हैं, वैसे तो कुछ नया नहीं है ना? वैसे तो कुछ नया नहीं है, पर डिस्कस कर लेते हैं। द गुप्ता पीरियड विटनेस्ड important decentralizing tendencies through decentralization was gradual and uneven rather than complete withdrawal of central authority. गुप्ता पीरियड में डिसेंट्रलाइजिंग जो टेंडेंसी है वो विजिबल है, स्पेशली लैंड ग्रांट्स लोकल बॉडीज और रीजनल अथॉरिटीज के थ्रू। लैंड ग्रांट्स हम अच्छे से देख चुके हैं, लोकल ऑफिशियल्स देख चुके हैं, हेरिडिटरी टेंडेंसीज देख चुके हैं, कुछ ऑफिसेज जो हैं वो लोकली एंट्रेंच्ड हो गए, हेरिडिटरी हो गए। गिल्ड्स के देख सकते हैं, फ्यूडेटरीज जो है रीजनल मिलिट्री रोल वो प्ले करते थे, वो देखने को मिलते हैं। जुडिशियल डेलीगेशन देखने को मिलता है, कई जगह पे जो है बेनिफिशरीज को जुडिशियल पावर भी ग्रांट कर दी गई थी। फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन, रेवेन्यू राइट्स भी दे दिए गए थे। प्रोविंशियलिज्म इससे जो है हमको देखने को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिखता है। स्ट्रॉन्ग एम्परर था, बट गुप्ता रूलर्स जो है वो फिर भी स्ट्रॉन्ग रहे, है ना? फिर भी स्ट्रॉन्ग रहे, और ये जो है हमको अर्ली मेडिवल पीरियड के ट्रांजिशन की तरफ हमको लेके जा रहे हैं, है ना? कंक्लूजन में वी हैव रिटन गुप्ता इंडिया should therefore be viewed as a phase of emerging decentralization within continuing imperial authority rather than a fully decentralized political order. गुप्ता पीरियड ने एक्सेलरेशन शुरू कर दिया था डिसेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी का, है ना? कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था, लेकिन अभी भी जो किंग है वो काफ़ी पावरफुल हमको देखने को मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इकोनॉमी डिस्कस करते हैं। द गुप्ता पीरियड विटनेस्ड बोथ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी डिस्कस, ठीक है? इसको हमको जो है डिस्कस करना है ना? इंट्रोडक्शन में वी हैव रिटन गुप्ता इंडिया displayed significant monetary, agrarian and commercial vitality alongside structural shift towards land-based revenue and greater regionalization. गुप्ता इकोनॉमी में गोल्ड कॉइनेज, क्राफ्ट, ट्रेड की वाइटैलिटी थी, बट साइमल्टेनियसली लैंड ग्रांट और एग्रेरियन रीस्ट्रक्चरिंग भी हो रहे थे, ठीक है? इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा गोल्ड कॉइनेज का है। गुप्ताज़ को गोल्ड कॉइन्स के लिए बड़ा जो है जाना जाता है। गुप्ता गोल्ड कॉइन्स रॉयल या एलीट मॉनेटरी स्ट्रेंथ जो है इंडिकेट करते हैं, ठीक है? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक फाउंडेशन देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक फाउंडेशन था, है ना? मेजर जो रेवेन्यू सोर्स है वो एग्रीकल्चर ही था, ठीक है? लैंड ग्रांट्स देखने को मिलती है, रेवेन्यू राइट्स जिसमें ट्रांसफर हुए थे, कल्टिवेबल जो कल्टीवेशन लैंड जो है वो बढ़ रही थी, ठीक है? गिल्ड्स का हमको देखने को मिलता है, ये भी तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ही है ना, कि क्राफ्ट प्रोडक्शन और कॉमर्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको दिख रहा है अब। तो गिल्ड्स देखने को मिलता है, श्रीनीज़ इंस्टीट्यूशन, सर्तवाह इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है? कारवा लीडर्स सर्तवाह होते थे, ठीक है? ट्रेड है, इंटरनल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड दोनों देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप चंद्रगुप्त सेकंड का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उनके वेस्टर्न एक्सपेंशन की वजह से नए पोर्ट्स, नए अर्बन सेंटर्स जो हैं वो कंट्रोल में आए, टोल लैंड्स कंट्रोल में आए, तो जो है एक्सटर्नल ट्रेड और ज़्यादा बढ़ गई, इंटरनल ट्रेड में फैसिलिटेशन देखने को मिलता है, स्मूथ हो गई। तो एग्जाम्पल वो भी आप लिख सकते हैं। वेस्टर्न कोस्ट आपको कैम्बे, बरूच, सुपारा जैसे जो है, कल्याण जैसे हमको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वेस्टर्न कोस्ट कंट्रोल में आई और ईस्टर्न कोस्ट भी कंट्रोल में आई, है ना? ईस्ट के टाइम पे भी ईस्ट के साइड भी ताम्रलिप्ति, है ना? घंटाशाला जैसे जो है हमको देखने को मिलते हैं पोर्ट्स, ठीक है? अर्बन सेंटर्स जैसे उज्जैन जो है वो कमर्शियल हब बना, कंट्रोल में आया, दैट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? उज्जैन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। रूरलाइज़ेशन भी देखने को मिलता है कि एग्रेरियन इम्पोर्टेंस जो है वो इंक्रीज़िंगली काफ़ी डोमिनेंट था, जिसकी वजह से रूरलाइज़ेशन टेंडेंसी भी देखने को मिलती है। कॉइन्स जो हैं एग्ज़िस्ट करते थे, काफ़ी हाई क्वालिटी कॉइन्स जो है लार्ज नंबर में हमको देखने को मिलते हैं, है ना? और एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट इकोनॉमी में देखने को मिलता है कि इकोनॉमी जो है ग्रेजुअली इज़ मूविंग टुवर्ड्स ग्रेटर एग्रेरियन रीजनलाइज़ेशन एंड फिस्कल मीडिएशन। Conclusion में what we can write कि the Gupta economy was neither simply prosperous nor declining. It combined elite level monetary prosperity with the deeper agrarian and institutional transformation that shaped the early medieval economy. गुप्ता इकोनॉमी को गोल्डन एज इकोनॉमी बोलना इनकम्प्लीट रहेगा। प्रोस्पेरिटी कोएग्जिस्ट करती थी, बट कुछ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी इस टाइम पे हो रहे थे, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो रहे थे, ठीक है? आगे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रेरियन रिलेशन अंडर गुप्ता, है ना? एग्रीकल्चर बेसिक हमको ये जो है आंसर लिखना है। इंट्रोडक्शन में वी हैव रिटन एग्रीकल्चर रिमेन्ड द इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ गुप्ता सोसाइटी while land grants and emerging intermediaries gradually transformed agrarian relation. एग्रीकल्चर गुप्ता इकोनॉमी का फाउंडेशन था, बट लैंड ग्रांट्स ने एग्रेरियन सरप्लस के कंट्रोल और कलेक्शन को ग्रेजुअली ऑल्टर किया, है ना? गंगा प्लेन फर्टाइल था, एग्रीकल्चर जोन था वहाँ पे, तो एग्रेरियन बेस जो है बना, इंपॉर्टेंट रहा इनके लिए। लैंड एक्सपेंशन हुआ, लैंड ग्रांट्स की वजह से भी लैंड एक्सपेंशन हुआ और नए एरियाज जो हैं वो कल्टीवेशन में आए, ठीक है?
लैंड ग्रांट्स देखने को मिलते हैं, टैक्सेशन सिस्टम देखने को मिलता है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है? भाग और भोग जैसे जो कर हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमको, है ना? इंटरमीडियरीज़ हैं, ग्रांट बेनिफिशरीज़ जो हैं वो रेवेन्यू कलेक्टर या इंटरमीडियरीज़ जो हैं हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पीजेंट्री, कल्टीवेटर टैक्सेस और ऑब्लिगेशन जो है वो फेस करते थे। विष्टि यानी फोर्स्ड लेबर भी देखने को मिलता है, फोर्स्ड लेबर ऑब्लिगेशन का रेफरेंस भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। फोर्स्ड लेबर को विष्टि कहा गया है। ब्राह्मणाइजेशन काफ़ी बड़ा है, ब्राह्मण सेटलमेंट जो है वो एग्रेरियन एक्सपेंशन से भी लिंक्ड है, वो भी लिंक्ड है। रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है क्योंकि हर रीजन आइडेंटिकल नहीं था, है ना? और स्टेट सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलता है कि डायरेक्ट स्टेट एक्सट्रैक्शन से जो है मीडिएटेड एक्सट्रैक्शन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हुए दिखते हैं एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव में। कंक्लूजन में वी कैन राइट कि गुप्ता एग्रेरियन इकोनॉमी प्रोडक्टिव थी, बट इट्स सिग्निफिकेंस जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर आउटपुट में नहीं था। हु कंट्रोल लैंड, रेवेन्यू एंड लेबर बिकेम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंड ग्रांट्स इन द गुप्ता इकोनॉमी। ठीक है, तो ये तो लैंड ग्रांट्स का तो हम कर ही चुके हैं ना, ठीक है, तो ये दिस वीकेंड में भी स्किप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड ग्रांट्स ट्रांसफॉर्म द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट कल्टिवेटर्स एंड इंटरमीडियरीज। ये भी कर ही चुके हैं, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है इसमें भी, है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द रोल ऑफ गिल्ड्स इन क्राफ्ट। रोल ऑफ गिल्ड्स भी हम कर चुके हैं ये भी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट देते थे, स्टेट के साथ इंटरफेयर, कंटिन्यूटी दिखती है, वो सब ठीक है, चलो कर चुके हैं। डिस्कस द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, क्वेश्चन नंबर 30, है ना? तो ये जो गुप्ताज का है क्वेश्चन नंबर 30 है, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में हमको डिस्कस करें। तो इंट्रोडक्शन में वी हैव रिटन गुप्ता कॉमर्स रेस्टेड ऑन एक्सटेंसिव इनलैंड नेटवर्क्स, रीजनल मार्केट्स एंड कंटिन्यूइंग मैरीटाइम कनेक्शन थ्रू द स्केल एंड डायरेक्शन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड चेंज्ड ओवर टाइम। तो गुप्ता ट्रेड नेटवर्क्स कंटिन्यूड रहे इनलैंड रूट्स में, मैरीटाइम कनेक्शन में, है ना? एक्सटर्नल ट्रेड पैटर्न्स जो है वो चेंज होते हुए दिखते हैं फ्रॉम द अर्लियर सेंचुरीज। इंटरनल ट्रेड, रीजनल मार्केट्स जो है वो एक्सपैंड होते हुए दिखते हैं, रीजनल मार्केट्स इंटरकनेक्ट होते हुए दिखते हैं, गंगा वैली नेटवर्क्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उज्जैन जो है इंपॉर्टेंट जो सेंटर है, मेजर ट्रेड सेंटर है, वो मालवा का कमर्शियल हब है। जब जो चंद्रगुप्त सेकंड ने मालवा को कंट्रोल में लिया तो उज्जैन भी कंट्रोल में आ गया। ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट में गुजरात के जो कोस्ट हैं वो इम्पोर्टेंट बने। सिल्क रूट जो है सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट बना। इवन साउथ ईस्ट एशिया जो बे ऑफ बंगाल के थ्रू ताम्रलिप्ति, घंटाशाला जैसे पोर्ट से हम जो ट्रैवल करते हैं, तो साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्शन देखने को मिलता है। गिल्ड्स का आप जो है यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं कि मर्चेंट या क्राफ्ट गिल्ड्स जो है वो ऑर्गेनाइज थे और काफ़ी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलती है। श्रेणी सर्तवाहस देखने को मिलते हैं, है ना? कॉइनेज, हाई गोल्ड कॉइन्स हाई वैल्यू एक्सचेंज इंडिकेट करते हैं, गोल्ड कॉइन्स देखने को मिलते हैं। टेक्सटाइल और अदर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी ट्रेड में इन्वॉल्व थे, तो क्राफ्ट्स भी देखने को मिलता है। मंडसौर का सिल्क जो गिल्ड है वो हमको यहाँ पे मिला है। रीओरिएंटेशन की बात करें तो रोमन वर्ल्ड के साथ अर्लियर इंटेंसिटी चेंज हुई, है ना? बट ट्रेड सिंपली डिसअपेयर नहीं हुआ। अगर कंक्लूजन में लिखें तो गुप्ता ट्रेड was neither a simple continuation of early Roman commerce nor a collapse of commerce. It reflected a reoriented regional, inland and maritime networks. गुप्ता ट्रेड को रोमन ट्रेड कोलैप्स के लेंस से अलोन नहीं देखना चाहिए। ट्रेड नेटवर्क्स इंक्रीजिंगली रीजनल, इनलैंड और एशियन मेरीटाइम सर्किट्स में जो है रीओरिएंट होता हुआ दिखता है हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ गुप्ता गोल्ड कॉइन्स एज एविडेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। गोल्ड से आपको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का कैसे पता चलता है ना? तो इंट्रोडक्शन में वी हैव रिटन कि गुप्ता कॉइन्स इज स्ट्राइकिंग एविडेंस ऑफ रॉयल वेल्थ, मोनेटाइज्ड ट्रांजैक्शन एंड imperial ideology, but it cannot alone measure entire economy. गुप्ता गोल्ड कॉइन रॉयल वेल्थ, मॉनेटरी एक्टिविटी और पॉलिटिकल कल्चर पावर का इंपॉर्टेंट एविडेंस है, बट इट इज एलिट बेस्ड और पूरे तरीके से इकोनॉमी को नहीं दिखाते। गोल्ड कॉइन है, हाई वैल्यू मॉनेटरी इकोनॉमी दिखाता है, रॉयल वेल्थ दिखाता है, ट्रेड दिखाता है, बुलियंस गोल्ड अवेलेबिलिटी जो है वो दिखाता है कि रिसोर्सेज काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। क्राफ्ट्समैनशिप को बताता है कि किस तरीके का जो है क्राफ्ट हुआ है।
मिलिट्री इमेज जैसे आर्चर्स वगैरह देखने को मिलते हैं ना, समुद्रगुप्त के कितने 16 टाइप के कॉइन्स उन्होंने इश्यू किए थे, है ना? रिचुअल्स जैसे अश्वमेध, कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त दोनों ने अश्वमेध यज्ञ किया था, कॉइन्स में देखने को मिलता है, ठीक है? कल्चरल इमेजरी देखने को मिलती है, जो समुद्रगुप्त के जो कॉइन्स थे, उसमें कई में तो लिरिस्ट टाइप के कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं, तो कल्चरल इमेजरी भी देखने को मिलती है। आपको डिप्लोमैटिक अलायंस के बारे में भी पता चलता है, जैसे जो चंद्रगुप्त वन है, उन्होंने कुमार देवी के साथ में जो है अपने कॉइन्स स्ट्रक करवाए थे। तो उससे आपको डिप्लोमेसी का भी पता चलता है ना? पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जो है स्ट्रेंथन होती है उससे। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो है वो दिखता है। लेकिन गोल्ड कॉइन्स प्राइमरली एलीट या रॉयल सेक्टर को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। जहाँ-जहाँ जो है स्प्रेड भी कॉइन का देखने को मिलता है, तो उससे ट्रेड का भी आपको पता चलता है कि ट्रेड कहाँ तक स्प्रेड है ना? इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? Gupta gold coins strongly indicate a royal and elite monetary strength, but a complete economic assessment requires combining numismatic evidence with archaeology, inscription, agriculture, and trade data. तो गोल्ड कॉइनेज गुप्ता प्रोस्पेरिटी का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, बट यूनिवर्सल प्रोस्पेरिटी का प्रूफ नहीं है। कंप्लीट असेसमेंट के लिए आपको कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजी, एग्रीकल्चर और ट्रेड कंबाइन करना चाहिए, तो ही आपको कंप्लीटली होलिस्टिक जो है पिक्चर मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द डिक्लाइन इन गुप्ता गोल्ड कॉइनेज इंडिकेट इकोनॉमिक डिक्लाइन? क्या ये इकोनॉमिक डिक्लाइन जो है इंडिकेट करता है? तो लेटर गुप्ता कॉइनेज में चेंज इकोनॉमिक कंडीशन को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बट कॉइनेज जो है अकेला मेजरेबल नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है? तो इस आंसर को आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद से लिखें तो ज़्यादा बेटर है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये जो आंसर है थोड़ा सा आप माइंड बॉगलिंग करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन अर्बनाइजेशन, ट्रेड एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो हमको अर्बनाइजेशन, ट्रेड और क्राफ्ट प्रोडक्शन का लिखना है। तो ये भी जो है आप लिख सकते हैं, जो भी पॉइंट्स हैं हमने सिल्क रूट, गिल्ड्स के बारे में, अर्बन सेंटर्स के बारे में, पोर्ट्स के बारे में, है ना, क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये जो है आप खुद से लिख सकते हैं, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, है ना? थोड़ा-सा खुद का दिमाग लगा के लिखेंगे तो इट वुड बी वेरी ईज़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द गुप्ता इकोनॉमी कैन नॉट सिंपली बी डिस्क्राइब्ड एज़ अ पीरियड ऑफ अनइंटरप्टेड प्रॉस्पेरिटी। क्रिटिकली एग्जामिन। अब ये जो है हिस्ट्री ऑप्शनल में काफ़ी क्वेश्चन जो है आता है। ठीक है? तो इसको मैं आपको वैसे समझाने की कोशिश करूँगी कि गोल्डन एज वाला भी एक जो चीज़ आती है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी-अच्छी क्या चीज़ें हो रही थी, है ना? गोल्ड जो है वो प्रॉस्पेरिटी दिखा रहा है, यहाँ पे लिटरेचर इतना अच्छा फ्लरिश हो रहा है ना? यहाँ पे साइंस फ्लरिश हो रही है, ट्रेड अच्छा चल रहा है, सब चीज़ें अच्छी चल रही है, लैंड ग्रांट्स वगैरह देखने को मिलती हैं, एक्सपेंशन देखने को मिलता है। तो ये तो हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स की प्रोस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो सोसाइटी है उसमें इनइक्वालिटी बढ़ रही है, कास्ट सिस्टम और रिजिड हो रहा है, अनटचेबिलिटी जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है, वुमेन की सिचुएशन डिटेरियोरेट होती हुई दिखती है ना? तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे सती का जो है रेफरेंस देखने को मिलता है, ये सब चीज़ें इसके अगेंस्ट में हो सकती हैं। तो प्रॉस्पेरिटी थी, बट एट द वेरी सेम टाइम इनइक्वालिटी जो है वो काफ़ी बढ़ रही थी, रिजिडिटी जो है वो काफ़ी बढ़ रही थी। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये लेक्चर आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रहा हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।